कैसे हो? मैं संतोष शर्मा, डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर, क्लास 12 के जेनेटिक्स के पार्ट नंबर 19 के अंदर अपन आज पेडिग्री एनालिसिस वंशावली विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने से पहले चीज बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सर ये पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है, कुछ भी समझ में नहीं आता, किस तरीके से इसकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट की जाती है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके दो वीडियो बनेंगे, पार्ट 19 और पार्ट 20 में। यदि आपने दोनों वीडियो 0 से लेकर लास्ट तक यानी कंप्लीट वीडियो आपने ढंग से नहीं देखा है तो मैं इस चीज का चैलेंज करता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन इस चीज का गलत नहीं होगा। पहले वीडियो के अंदर आपको संकेत है जो अपने को टर्म्स जो अपने काम में लेनी है वो बताएंगे, और दूसरा जो वीडियो बनेगा उसके अंदर अपन इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व आउट करेंगे। इसी किस तरीके से अपन एक जो चार्ट होता है पेडिग्री एनालिसिस का, उस चार्ट में अपन किस तरीके से इसको डिस्क्राइब अपन करेंगे वो अपन देखेंगे। उसके लिए अपन आपको बहुत शानदार ट्रिक बताएंगे, और उस ट्रिक से आप विदिन 5 सेकेंड कितनी ही बड़ी पेडिग्री एनालिसिस चार्ट हो आप देखकर उसका आंसर निकाल सकते हो, केवल मात्र 5 सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो आप दोनों वीडियो को पूरा ध्यान से पढ़ें और देखें। यदि उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले आप स्टार्टिंग देखते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। तो डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं पेडिग्री एनालिसिस क्या है। ये पेडिग्री एनालिसिस अपन देखते हैं कि हरिद्वार से कुछ पंडित वगैरह लोग आते हैं और वो पंडित क्या करते हैं, अपने पूर्वजों की एक वंशावली लिख के लाते हैं, यानी अपने खाता बही लेखा जोखा रखते हैं, जिसको अपन नॉर्मली अपने यहाँ जिससे बही बाट बोलते हैं उनको। वो क्या करते हैं, लेखा जोखा रखते हैं कि आपके दादा का नाम ये, परदादा का नाम ये, उसके पिताजी का नाम ये, उसकी इतनी संतान थी, ये थी, वो थी, एक पूरा लेखा जोखा वो रखते हैं। तो वो लेखा जोखा ये है, ये वंशावली विश्लेषण, ये क्या है, लेखा जोखा है। लेकिन ये लेखा जोखा किसका है, यहाँ पर जीन का है। ये लेखा जोखा किसका है, जीन का है। तो सेम वही काम है जो एक पंडित जी करते हैं, वही काम ये अपने इसके अंदर होता है। लेकिन वहां अपन नाम जानते हैं कि अपने दादाजी थे, उनकी इतनी संतान थी, उनके पिताजी उनकी इतनी संतान थी, उसकी इतनी संतान थी। आप 20 पीढ़ी 25 पीढ़ी कितने भी उनसे पूछेंगे तो वो आपका पूरा वंशावली बता देंगे। ठीक है, तो ठीक वैसे ही ये पेडिग्री जो एनालिसिस है उसके अंदर अपन जीन के बारे में देखेंगे कि कौन सी जीन कैसे आई, कहां से आई, कहां जाएगी, किस तरीके से जाएगी। तो ये एक जीनों का लेखा जोखा ही क्या है, पेडिग्री एनालिसिस होता है। क्लियर? अब देखते हैं अपन इसकी परिभाषा क्या है। स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ ए मैन ऑफ ट्रांसमिशन of genetic character from one generation to next is pedigree analysis। क्या कह रहा है ये, स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, यानी जो हिस्ट्री जो है, अपना इतिहास जो है, वंशावली जो है, उसको जो एक ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर यानी किस तरीके से जो आनुवंशिक लक्षण है वो ट्रांसफर होते हैं, उसके बारे के अंदर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर, यानी वंशावली विश्लेषण द्वारा मानव में पाए जाने वाले लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने का अध्ययन किया जाता है। अब कौन कौन से कुछ ऐसे रोग हैं जो अपन देखते हैं कि साहब ये अपने पेरेंट्स में था, संतति में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कितना प्रतिशत आएगा, कौन सी में आ सकता है, किस तरीके से आ सकता है। तो कुछ रोग यहाँ पर दिखा रखे हैं ड्वार्फ में, यानी मूर्खता, जिसको क्या बोलते हैं, मूर्खता। दूसरा है एल्बिनिज्म, क्या है, एल्बिनिज्म जिसको बोलते हैं रंजकहीनता। अगला है कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। उसके बाद हीमोफीलिया, और उसके बाद में पॉलीडेक्टाइल यानी बहुअंगुलिता। कई बार अपन देखते हैं कि 5 के बजाय 6 अंगुलियां या 7 अंगुलियां भी किसी की हो जाती है। तो इस तरीके से जो डिजीज हैं जिनका अपन ये पता कर सकते हैं कि अपनी ये पेरेंट्स के अंदर हैं, तो किस तरीके से आप पेरेंट्स जैसे अपने ननिहाल पक्ष से हो या अपने जो फादर है उनके पक्ष से, किसी पक्ष से हो, किस तरीके से वो बिलोंग करेगी, किस तरीके से वो आएगी, तो उसका अपन अध्ययन करना क्या कहलाता है, पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है। स्टूडेंट एक बार फिर बता देता हूं कि पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है। लेखा जोखा है, किसका, जीनों का लेखा जोखा है, और वो किस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाते हैं उसका अध्ययन अपन इसके अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, पेडिग्री एनालिसिस कैन बी हेल्पफुल इन
यानी पेडिग्री एनालिसिस किस किस के अंदर हेल्प करती है अपनी। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या है, ट्रेसिंग द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द कैरेक्टर इन फैमिली। ये क्या कह रहा है कि जो जीन, जो डिजीज की जीन अपने पेरेंट्स से अपनी जो वंशावली में जो आ रही है वो फ्लो कर रही है, वो किस तरीके से जाएगी और कौन सी पीढ़ी के अंदर अपनी फैमिली यानी अपने परिवार के अंदर कब वो दिखेगी, किस तरीके से दिखेगी, किस किस में जा सकती है, फादर से किस में जाएगी, मदर से किस में जाएगी, सन से किस में जाएगी, डॉटर से किस में जाएगी, ये सारी चीज़ों का अपन स्टडी कर सकते हैं इस पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट लिखकर क्या है, नेचर ऑफ द कैरेक्टर, इसको आप पैटर्न भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पैटर्न भी बोल सकते हैं। नेचर ऑफ द कैरेक्टर यानी पैटर्न का मतलब क्या हो गया, यानी किस तरीके से जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं यहां बता दूं आपको कि कोई फादर के अंदर है, तो फादर से किस में जाएगी, या अपने फादर ले लेके मेल ले लेते हैं। जैसे मेल में है तो मेल से फीमेल में जा रही है, या फीमेल से फिर मेल में जा रही है, या मेल से फिर फीमेल में जा रही है, या स्टार्टिंग में मान लीजिए फीमेल है, फीमेल से मेल, मेल से फीमेल, कौन से पैटर्न में जा रही है, या फिर मेल से फीमेल में जा सकती है तो मेल में भी जा सकती है। ये एक पैटर्न जिसको आप कहेंगे उसको अपन बोलते हैं पैटर्न है कि नेचर ऑफ द कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर जो है किस पैटर्न में चलेंगे, कि जेंट्स में है यानी फादर में है, या अपने कहेंगे मेल के अंदर है तो मेल से फीमेल में जाएगी या मेल से मेल में जाएगी। जैसे हमने पढ़ा था क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस और अनक्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जो हमने पढ़ी थी, यानी फादर टू मदर, मदर सॉरी फादर टू, या मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, मेल टू फीमेल, इस तरीके पढ़ा था हमने। या फिर किसी में जा सकती है मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल, तो वो सारी चीजें किस तरीके हैं वो पैटर्न के अंतर्गत आते हैं। तो नेचर ऑफ द कैरेक्टर यानी किस तरीके से ट्रांसफर होगी उसका भी अपन अध्ययन कर सकते हैं किसके द्वारा, इस पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा। थर्ड पॉइंट है जेनेटिक काउंसलिंग रिगार्डिंग द ऑक्यूरेंस ऑफ द डिजीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कह रहा है ये कि जेनेटिक काउंसलिंग रिगार्डिंग द ऑक्यूरेंस ऑफ द डिजीज, यानी एक जेनेटिक काउंसलिंग जो होता है ना, अपन किसी के पास जाते हैं साहब हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सी स्टडी करनी चाहिए, हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए, अपन किसके पास जाते हैं जो हमें अच्छी तरीके से काउंसिल करे, जो हमें अच्छी तरीके से राय दे, अपन उसके पास जाते हैं। तो इस पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा अपन जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं। जैसे अपने यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन विदेशों के अंदर कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर ऐसा होने लगे कि पेरेंट्स के अंदर कौन कौन सी जीन है, मदर्स के अंदर कौन कौन सी है, तो उनकी संतति में कौन सी आ सकती है, शादी करवाएं कि नहीं करवाएं, ये शादी ठीक है कि नहीं है, ऐसा शादी हो जाए तो उसकी संतति में डिजीज आएगी नहीं आएगी। तो अपन एक ये जेनेटिक काउंसलिंग का काम भी ये कर सकते हैं किसके माध्यम से, पेडिग्री एनालिसिस के माध्यम से, कि अपने अंदर सिकल सेल एनीमिया की जीन है, या हीमोफीलिया की जीन है, या अपने पास ब्लड शुगर की जीन है, या अपने पास एल्बिनिज्म की जीन है, कैसे भी जीन हो वो किस तरीके से संततियों के अंदर जाएगी वो अपन इस पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा अपन डिस्कस अपन कर सकते हैं। क्लियर। तो ये तो हुई इसकी डेफिनेशन की बात कि अपन क्या कर सकते हैं। तो सीधी सीधी सी बात है, जीनों का लेखा जोखा क्या है, पेडिग्री एनालिसिस है। यहां तक क्लियर है। अब अपन देखते हैं सिंबल यूज इन पेडिग्री एनालिसिस, यानी इस वंशावली विश्लेषण के अंदर ऐसे कुछ चिन्ह हैं, कुछ सिंबल है जो हमें काम में लेने हैं, वो आपको दिमाग के अंदर फिट करने हैं और कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 बार पढ़ोगे यार ऑटोमेटिक फिट हो जाएंगे, क्योंकि अपन ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिन क्वेश्चंस के अंदर अपना काम में लेंगे, और काम में लेंगे तो हम उनको बार बार रिवाइज करेंगे, ये क्या है, मेल है, फीमेल है, रोगी है या नॉर्मल है, जो भी अपन बार बार इसको करेंगे तो अपने क्या होगा, सब ये क्लियर हो जाएंगे। देखिए पहला जो हमने बना रखा है स्क्वायर बना रखा है, रेक्टेंगल जो भी आप बोले, इसको वर्गाकार या आयताकार, मैंने ये डब्बा बना रखा है, इसके आगे मैंने लिख रखा है नॉर्मल मेल, यानी ऐसा मेल है बिल्कुल सामान्य रोग मेल है। सामान्य क्या है, नर है जिसके कोई भी रोग नहीं है, यानी नर को हमने यहाँ XY नहीं लिया, काम ध्यान रहे, यहाँ पर नर को अपना XY करते हैं, मादा को X करते हैं, वो हमने काम में नहीं लिए। हमने यहाँ पर केवल क्या लिए, कुछ ऐसे संकेत काम में लिए। जैसे हमने स्क्वायर बना रखा, उसको हमने कहा नॉर्मल मेल, यानी ये क्या है, पुरुष है। ये गोला हमने बना दिया तो नॉर्मल फीमेल, यानी क्या है, एक महिला है। क्लियर है। ये क्या है, पुरुष है, ये क्या है, महिला है। फिर हमने एक ऐसा बना दिया, यानी ये स्क्वायर नहीं, ध्यान रखें स्क्वायर मैंने ऐसा बनाया, ऐसा, ये क्या है, इस तरीके से हमने इसको घुमा दिया, थोड़ा सा इस तरीके से बनाया।
ठीक है। और इसके आगे लिखा सेक्स अनस्पेसिफाइड, यानी हमें मालूम नहीं है ये कि मेल है कि फीमेल है, इसका लिंग हमें ध्यान नहीं है, लिंग अनिर्णित है। यदि ऐसा डब्बा लिखा हुआ आता, बना हुआ आता, तो इसका मतलब ये है कि हमें ये ध्यान भी नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल है, अभी तक हमें ध्यान नहीं है। क्लियर है। उसके जस्ट सामने देखिए आप, इनको मैंने शैडो से यानी छायांकित कर दिया या इसको मैंने डार्क कर दिया, तीनों को देखा, इसको भी कर रखा है मैंने, इसको भी कर रखा है, इसको भी कर रखा है। ध्यान रहे सेम चीज है, यहां मैंने छायांकित नहीं किया है, इसको डार्क नहीं किया है, इसको शैडो नहीं किया है, तो हमने आगे लिख दिया सबके नॉर्मल। क्या लिखा हमने? नॉर्मल, यानी रोगी नहीं है। नॉर्मल का मतलब सामान्य है, रोगी नहीं है। जब इनको मैंने छायांकित कर दिया, इनको डार्क कर दिया, ध्यान रहे कई बार पूरा डब्बा कलर यानी ब्लैक हुआ वो भी आ सकता है, वो एक ही चीज है। इस लाइनें बना दे तो भी एक ही चीज है। वो क्या होगा? अफेक्टेड मेल, अफेक्टेड फीमेल, अफेक्टेड सेक्स अनस्पेसिफाइड, यानी इस डब्बे को छायांकित कर दिया मतलब क्या? ये रोगी नर है। क्या है? पुरुष है लेकिन वो डिजीज युक्त है। ये क्या है? महिला है लेकिन डिजीज युक्त है। और ये क्या है? ऐसा रोगी है जिसका लिंग हमें पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है। क्लियर? फिर बता देता हूं छौ के छौ, ऐसा है नॉर्मल मेल, ऐसा है नॉर्मल फीमेल, ऐसा है तो सेक्स अनस्पेसिफाइड। और इनको डार्क कर दिया, इनको शैडो कर दिया, छायांकित कर दिया, तो क्या हो जाएगा? सेम चीज आएगी, नॉर्मल की जगह क्या हो जाएगा? रोगी, डिजीट हो जाएगा, ये अफेक्टेड हो जाएगा। यानी अफेक्टेड मेल, अफेक्टेड फीमेल और अफेक्टेड सेक्स अनस्पेसिफाइड। क्लियर? उसके बाद देखिए ये दो डब्बे मैंने ऐसे बना रखे हैं जिनको आधे को हमने छायांकित कर रखा है, ऐसा हमने इस गोले के अंदर कर रखा है, ऐसा हमने स्क्वायर के अंदर कर रखा है। आधे को हमने छायांकित कर दिया, आधा क्या है? बिल्कुल ब्लैंक छोड़ रखा है। क्या कहा मैंने? आधे को छायांकित कर दिया है, आधे को हमने ब्लैंक छोड़ रखा है। इसको अपन क्या बोलते हैं? हेटेरोजाइगस फॉर ऑटोसोमल ट्रेट्स, यानी विषम युग्मजी के लिए अप्रभावी ऑटोसोम। क्या है? ये समयुग्मजी नहीं है, ये क्या है? विषम युग्मजी है के लिए अप्रभावी ऑटोसोम, यानी हेटेरोजाइगस फॉर ऑटोसोमल ट्रेट्स। फिलहाल आपको 1 और 2 ये याद करने हैं इनमें से। क्लियर? उसके बाद में यही देखो मैंने ये डब्बे बनाया, एक स्क्वायर वाला एक गोले वाला बनाया, दोनों के बीच में एक टेढ़ी लाइन खींच रखी मैंने इस तरीके से। दिख रहा आपको? इस तरीके से करके मैंने ऐसे खींच दी, वो इस गोले के अंदर भी ऐसे खींच दी। इसका मतलब ये क्या हो गया है? ये ऐसा व्यक्ति है जिनकी मौत हो चुकी है, डेड पर्सन है। यदि ऐसी लाइन खींची हुई आती है तो क्या है? वो डेड पर्सन है, यानी ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। अगला मैंने यही डब्बा लिखा लेकिन इसके अंदर मैंने 5 लिख दिया, जो लिखा ना सेक्स अनस्पेसिफाइड वैसा ही मैंने बनाया, लेकिन उसके अंदर हमने क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। तो इसका मतलब क्या होगा? 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग, यानी 5 प्रभावहीन संतति, 5 प्रभावहीन संतति। तो ये नॉर्मल है, पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर कि ये किनको शो करता है, किसके लिए यूज किया जाता है। तो 2 तो अपने को ये याद करने, इधर से 2 ये याद करने, क्योंकि जिनको अपन बहुत ज्यादा काम में लेंगे। अफेक्टेड मेल है, अफेक्टेड फीमेल है। उसके बाद में मैंने एक ये बना रखा है, ये वाला, जिसमें मैंने एक सीधी लाइन खींच के और नीचे एक डॉट बना दी डाल करके, ऐसे दिख रहा है। इसको अपन क्या बोलते हैं? एबॉर्शन, गर्भपात। क्या बोलते हैं इसको? यानी गर्भपात हो गया, बच्चा गिर गया या बच्चे को अबॉर्शन करवा दिया गया, तो उसको अपन बोलते हैं, इस तरीके का संकेत इसके लिए अपन काम में लेंगे। अगला हमने एक गोला बना रखा है, उसके बीच में एक ऐसा छोटी गोली बना रखी है, यानी गोला फिर गोली, गोला और गोली। इसका मतलब क्या हो गया? ये मादा तो है भाई, गोला है इसका मतलब क्या है? मादा तो है, क्योंकि बार बार कहें मादा मादा, मादा तो है, लेकिन लिंग सहलग्न बीमारी के लिए वाहक, यानी ऐसी मादा जो रोगी तो नहीं है, यानी अफेक्टेड तो नहीं है, लेकिन वो कैरियर का काम करती है। क्योंकि यदि आपको ध्यान आ रहा हो तो पहले भी हमने बताया था, नर के अंदर XY, मादा के अंदर XX होता है। यदि जैसे मान लीजिए कलर ब्लाइंडनेस की जीन इसके अंदर आ गई, इसके अंदर आ गई, अक्ष संलग्न होती है, अक्ष लिंग है, तो इसके अंदर भी आ गई मान लीजिए, तो ये रोगी नहीं है, ये तो
पुरुष तो क्या हो गया, रोगी हो गया, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम था। लेकिन महिला के अंदर एक्स क्रोमोसोम कितने हैं, 2 हैं, तो ये रोगी नहीं है, लेकिन किसका काम करिए, कैरियर का काम करिए। लेकिन हमें यहाँ पता ही नहीं साहब ये कौन है, हम तो ये लगाएंगे कि पता क्या है, तो हमने इसको कह दिया कैरियर ऑफ सेक्स लिंक्ड डिजीज, यानी लिंग संलग्न बीमारी के लिए कौन है ये, कैरियर का काम करती है। कैरियर का काम कौन करती है, हमेशा मादा करती है। पुरुष कभी भी कैरियर का काम नहीं करता है, क्योंकि पुरुष के अंदर क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम होता है। क्लियर। तो ये आपके थे जो नॉर्मली काम आने वाले जो सिंबल्स इसके अंदर हैं। फिर उधर मैंने देखो कुछ लिखे हुए 4 इधर बना रखे हमने। पहला हमने देखिए, गौर करके देखिए, हमने 2 स्क्वायर बना रखे हैं, इधर 2 गोले बना रखे हैं, दोनों को भी एक लाइन से जोड़ रखा है। क्लियर है, दोनों को भी हमने क्या कर रखा है, एक लाइन से हमने जोड़ रखा है, और फिर हमने इसे जोड़ रखा है, फिर हमने इसे जोड़ रखा है। क्लियर है। अब ये देखो, इसमें या तो दोनों, ये देखो मेल मेल, इधर दोनों क्या है, फीमेल है, जोड़ रखा है। ध्यान रखें ये लाइन है, इधर भी है, नीचे वाले देखो हमने ये लाइन नहीं लगाई है, दिख रहा है आपको, हमने इधर ये लाइन नहीं लगाई है, लेकिन इसमें ये लाइन हमने लगा रखी है। ठीक है। यहां लिख रखा है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जुड़वा या यमज एक युग्मनिक, क्या करें, जुड़वा या यमज एक युग्मनिक, मतलब मोनोजाइगोटिक ट्विंस है। ये कैसे पैदा होते हैं, जब एक ही जाइगोट से 2 एम्ब्रियो बनते हैं। जाइगोट कितना हो अपने पास, 1, एम्ब्रियो कितने बन जाए, 2, तो इस तरीके से पैदा होंगे। लेकिन इसमें ध्यान रखना, या तो दोनों मेल हो सकते हैं, या फिर दोनों क्या होंगे, फीमेल। यहां देखो हमने दोनों मेल, ये दोनों क्या है, फीमेल। यानी ऐसे कंडीशन के अंदर जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, जाइगोट 1 हो, एम्ब्रियो 2 बन जाए, तो या तो दोनों मेल होंगे, या फिर दोनों क्या होंगे, फीमेल होंगे। क्लियर। अगले के अंदर हमने देखो सेम ऐसे बना रखी, इसमें दोनों हमने मेल, इसमें दोनों फीमेल, इसलिए एक मेल और एक फीमेल ले रखा, लेकिन हमने ये लाइन नहीं जोड़ रखी, इनको हमने स्वतंत्र कर रखा है, अलग अलग कर रखा है। तो ये क्या है, डाइजाइगोटिक ट्विंस। इधर हमने जब जोड़ दिया तो क्या लिख रखा हमने, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। इन दोनों को जोड़ा नहीं तो क्या लिख दिया, डाइजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोट का मतलब था जुड़वा या यमज। ये सब इंपोर्टेंट है, एक युग्मनिक। यहां क्या लिखा आपने, द्वियुग्मनिक, यानी यहां पर जाइगोट भी कितने होंगे, 2, एम्ब्रियो भी कितने बनेंगे, 2। तो इस कंडीशन के अंदर या तो दोनों मेल भी हो सकते हैं, दोनों फीमेल भी हो सकते हैं, और एक मेल और एक फीमेल भी हो सकते हैं। ये दोनों कंडीशन करके जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। यदि वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, दोनों मेल या दोनों फीमेल हो सकते हैं, और डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं तो दोनों मेल भी हो सकते हैं, दोनों फीमेल भी हो सकते हैं, तो एक मेल और एक फीमेल भी हो सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहां पर अपन देखेंगे ये 2 चीज बना रखी हमने। ठीक है। तो इन दोनों के अंदर देखिए, यहां हमने शादियां करवा दी, तो शादी के लिए आपको एक चिन्ह और बता देता हूं मैं। शादी के लिए अपन एक चीज बताते हैं आपको। शादी के लिए अपन देखो यहां अपने ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये कोई हमने एक मेल ले लिया, ये हमने कोई फीमेल ले ली, इस तरीके से हमने कर दिया। ये किसका संकेत है कि ये मेल और फीमेल जो है, ये मेल और फीमेल इसके बीच में क्या हो गई, शादी हो गई। क्या हो गई, शादी। इसको अपन लिख सकते हैं मेटिंग या मैरिज, क्या लिख सकते हैं, मैरिज इसकी, यानी दोनों के बीच क्या हो गई, शादी हो गई। यानी मैथुन करने वाले हैं, ये शादी कर सकती इन दोनों की। और दूसरा हमने एक और बना दिया ऐसा, सेम देखो। अब हमने दोनों के बीच 2 लाइन लगा दी। पहले हमने क्या लिखा था, मेटिंग या ऑब्जेक्ट मैरिज। ठीक है। या हमने 2 लाइन लगा दी, तो आप कहेंगे सर इनकी शादी 2 बार करवा दी। नहीं है, ऐसा नहीं कि 1 लाइन का मतलब शादी 1 बार है, 2 लाइन का मतलब शादी 2 बार, ऐसा नहीं है। 2 लाइन यदि इनके बीच लगी हुई है तो इसका मतलब क्या है, क्या है, ठीक है ना भाई। 2 लाइन लगा दी, इसका मतलब ये नहीं कि शादी 2 बार हुई, शादी तो है, हमने क्या लिख दिया है, वही मेटिंग या मैरिज, लेकिन 2 बार नहीं। क्या लिखेंगे, मेटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव। क्या लिखा मैंने,
मेटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव यानी संबंधियों के बीच शादी। जैसे चचेरे अपन जो कजन जो होते हैं उनमें यदि अपन शादी करवा दे किसी की तो उसमें डबल लाइन लगा देते हैं अपन। इसका मतलब क्या हो गया है? डबल लाइन का मतलब क्या है? कजन के बीच हमने मैरिज करवा दी तो एक लाइन का मतलब है मेटिंग या मैरिज, और दो लाइन लगा दी इसका मतलब क्या हो गया? मेटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव। क्लियर? अब यहां वापस आए अपन, यहां हमने क्या लिख रखा है देखिए, हमने एक साइड में लाइन लिख रखी है पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रंस बिलो, यानी पेरेंट्स हमने ऊपर लिख रखे, चिल्ड्रंस हमने क्या लिख रखे नीचे हमने लिख लेंगे। कोष्टक में ब्रैकेट लिखा इन ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ्ट टू राइट, यानी इस तरीके से हमने लेफ्ट टू राइट लिख रखा है कि पहले ये पैदा हुआ, फिर ये पैदा हुआ, फिर ये पैदा हुआ, यानी जनक और बच्चे जन्म के क्रम में। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, मैंने ये लिया मेल, ये क्या लिया हमने फीमेल। जब इनके बीच हमने एक लाइन लगा रखी है मतलब मैटिंग यानी शादी करवा दी, इनके कितने बच्चे पैदा हुए हैं? 1 2 3। अब आप ये मत कहना अक्सर ये तो बच्चे पैदा किए जा रहे हैं 2 3 3 4 4 5 5 जनसंख्या तो यहाँ से बढ़ेगी, ये अपन समझाने के लिए लिख रहे हैं भैया। ये कोई जरूरी नहीं है कि पहला जो है वो नर होगा या लड़का होगा, दूसरी लड़की होगी फिर लड़का होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार देखा नहीं आपके 15 बच्चे हैं और 10 बच्चे हैं, किसी के 6 बच्चे हैं, 6 की 6 लड़के हैं, 6 की 6 लड़कियां हैं, 7 के 7 लड़के हैं, 3 के 3 लड़के हैं, 3 की 3 लड़कियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा है वैसा, ये हमने संभावना लिख रखी है कि ये इनकी शादी जब हुई तब इनके बच्चे पैदा हुए, पहला लड़का हुआ, दूसरी लड़की हुई, तीसरी क्या हो गया? लड़का हो गया। तो ये तो थे अपने पेरेंट्स जो हमने ऊपर लिख रखे, ये नीचे क्या उनके बच्चे हैं जो जन्म के क्रम में लेफ्ट टू राइट लिखा है। साइड में मैंने रोमन संख्या के अंदर फर्स्ट और सेकंड लिख रखा है। क्या लिख रखा है? फर्स्ट और सेकंड लिख रखा है। ये रोमन संख्या किसको शो करेगी? ये जनरेशन को शो करेगी। किसको करेगी? जनरेशन को, पीढ़ी को, यानी ये पहली पीढ़ी है, ये दूसरी पीढ़ी है। जब इनकी शादी हो जाएगी तो तीसरी पीढ़ी आ जाएगी, उनकी शादी हो जाएगी चौथी पीढ़ी आ जाएगी, उनकी हो जाएगी पांचवी आ जाएगी, छठी आ जाएगी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी, शादियां होती रहेगी, बच्चे पैदा होता रहेंगे और ये चार्ट बनता रहेगा। नहीं होता ऐसा? ऐसा ही होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या लिख रखा है? फिर हमने एक शादी और करवा रखी है, ये मेल और एक फीमेल की। ये इसकी क्या है? फर्स्ट जनरेशन, और ये इसकी क्या है? ये साहब सेकंड जनरेशन है। यहाँ लिख रखा है पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज, यानी ऐसे पेरेंट्स जिनका जो मेल लड़का है या जो लड़का है वो रोगग्रस्त है, ऐसे जनक जिनका नर बच्चा क्या हो? रोगी हो, वो अपने इस तरीके से अपने शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये अपने पास के सिंबल थे, एक बार फिर शॉर्ट में रिवीजन बता देता हूँ। ये कुछ नहीं लिखा, स्क्वायर बना हुआ है तो क्या होगा? नॉर्मल मेल, ये नॉर्मल फीमेल है, और ये क्या है? अफेक्टेड मेल, अफेक्टेड फीमेल। ये क्या है? ऐसा है जिसका लिंग हमें पता नहीं है, ये अफेक्टेड है जिसका पता नहीं है, ऐसा है आधा आधा हमने छायांकित कर रखा है तो क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस फॉर ऑटोसोमल ट्रेट्स। और ये क्या है? अबॉर्शन यानी गर्भपात के लिए बना रखा है। और यदि इसी लाइन टेढ़ी कर दी हमने तो कौन सा है? ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मौत हो चुकी है और एक बड़ा गोला बना के छोटा गोली अंदर बना दी तो अपन क्या बोलेंगे? कैरियर ऑफ सेक्स लिंक्ड डिजीज। और ऐसा हमने कर रखा तो 5 अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग यानी 5 प्रभावित संतति। और ये ध्यान रखें ये शादी है, ये डबल शादी नहीं है। क्या? मेटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव। याद करने के लिए मैंने आपको 1 2 3 4 और 1 ये याद रखेंगे, 5 ये आपको याद करने हैं जो अपने काम आएंगे। ठीक है, उसके बाद ये याद रखेंगे कि ऐसा केस हमें दिखता है, इसका मतलब क्या? मोनोजाइगोटिक ट्विंस है। ऐसे केस हमें देखते हैं तो डाइजाइगोटिक ट्विंस है। ध्यान इसमें इतना ही रखना है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस है तो दोनों मेल हो सकते हैं या फिर दोनों फीमेल, और डाइजाइगोटिक ट्विंस हो दोनों मेल भी हो सकते हैं, दोनों फीमेल भी हो सकते हैं, और एक मेल और एक फीमेल भी हो सकता है। और ये क्या लिखा हमने किस तरीके से अपने शो करेंगे? तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ये फर्स्ट सेकंड पे 1 2 3 2 मैंने लगा रखे हैं। ये जन्म के बच्चों का क्रम है कि पहले ये पैदा हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। इस तरीके से हमने ये संकेत हमने बना रखे हैं। अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर ध्यान रखें, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन ट्रिक से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कितना ही बड़ा चार्ट आ जाए, चाहे वो नीट की हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो, चाहे बीएससी हो, चाहे एमएससी हो, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th तक के लिए इतना ही काम आता है आपके, लेकिन 12th के बाद कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें यदि किसी भी तरीके का चार्ट आ जाए तो आप विद इन 5 सेकंड सॉल्व करेंगे, यदि आप मेरा ये और नेक्स्ट वीडियो पूरा देखते हैं तो। यदि इसमें कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।